नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अशोक। इससे पहले हम मौर्य वंश में पढ़ चुके हैं बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। अब पढ़ने वाले हैं अशोक। बौद्ध धर्म का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ है पूरे विश्व में, कौन हुआ है? अशोक। और अगर पूछा जाए मगध का सबसे शक्तिशाली राजा, वो भी अशोक। और पूछा जाए मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली, तो उसका आंसर भी क्या होगा? अशोक। अशोक की सबसे बड़ी जो विशेषता है, ये विश्व का सबसे युवा सम्राट। तो विश्व का सबसे युवा सम्राट कौन है? तो बताना, अशोक। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। अशोक ने सिर्फ अपने एक भाई को नहीं मारा था, जिसका नाम क्या है? तिस्स्य नाम है इसका। एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक ने अपने कितने भाइयों को मारा था? 99। और किस भाई को नहीं मारा था? तिस्स्य। अशोक ने अपने इन 99 भाइयों को मारने के बाद कहाँ फेंक दिया था? तो कहना, आगम कुएं में, जो कहाँ पर है आपका? पटना में। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर कहाँ फेंका? आगम कुआं, जो कहाँ पर है वर्तमान में? पटना। जिस भाई को नहीं मारा था उसका नाम याद रखना, तिस्स्य। और कब गद्दी पर बैठा? 269 ईसा पूर्व। सबसे युवा सम्राट है। अशोक के बारे में पूछा जाता है कि अशोक का पूरा नाम बताओ, तो पूरा नाम क्या है? देवान प्रिय अशोक मौर्य। अशोक का पूरा नाम क्या है? देवान प्रिय अशोक मौर्य। ये अशोक का पूरा नाम है। इतनी जानकारी आप याद रखना, जो कि अशोक का पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया। कितने भाइयों को मारा, किस भाई को नहीं मारा, और कब गद्दी पर बैठा था। और विश्व का सबसे युवा सम्राट। सम्राट क्या होता है? तो याद रखना, सम्राट उसे बोला जाता है जो राजा से भी कर लेता है। जो राजा से भी बड़ा होता है उसे सम्राट बोला जाता है। अर्थात जो राजा उससे भी कर ले या टैक्स ले, उसे क्या बोला जाता है? सम्राट। इसी वजह से अशोक के साथ और अकबर जैसे या सिकंदर जैसे महान व्यक्तियों के साथ ये शब्द जुड़ा है, सम्राट। जबकि इससे अलग जो होते थे उन्हें बादशाह, राजा, इस तरह से नामों से जाना जाता था। ठीक है, तो ये अशोक के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी थी जो आपको याद रखना। अब पढ़ लेते जो हमारी किताब में दिया गया है लूसेंट में। देखो, बिंदुसार अशोक के पिताजी थे। तो इसमें दिया बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो कि 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। कब बैठा मगध की गद्दी पर? 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना कि मगध की गद्दी पर बैठने से पहले, मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अशोक ने किस क्षेत्र को जीता था? तो बताना, नेपाल। नेपाल एक ऐसा क्षेत्र है कि जब अशोक गद्दी पर बैठा भी नहीं था, उससे पहले ही जीत लिया गया था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप याद रखना कि मगध पर बैठने से पहले किस क्षेत्र को जीता था? तो कहना, नेपाल को जीता था। उसके बाद नेक्स्ट, अशोक के बारे में अगर पूछा जाए, अशोक के बारे में कि अशोक के समय राजधर्म क्या था? तो अशोक के समय राजधर्म क्या था? तो कहना, बौद्ध। और अगर पूछा जाए भाषा क्या थी? पाली। अगर पूछा जाए राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। और अगर पूछा जाए इनका न्यायालय कहाँ था? तो भी बताना, पाटलिपुत्र में ही स्थित था। ये अशोक के बारे में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जबकि पिता का नाम बिंदुसार था। ये जो बोला गया है इनकी माता का नाम सुभद्रांगी, कहाँ बोला गया है? दिव्यवादान एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें इनका नाम दिया गया है कि अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहना, दिव्यवादान से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे जो दिए गए, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था या अवंती का सूबेदार था। जिस समय इनके पिताजी बिंदुसार प्रशासन चलाते थे, तो अशोक कहाँ का प्रशासन देखता था? अवंती। अवंती कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखना, मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है? कहाँ पर पड़ता है? मालवा मध्य प्रदेश। और अवंती के साथ साथ एक और क्षेत्र आएगा, अगर अवंती नहीं आएगा तो उज्जैन। कि अशोक कहाँ का प्रशासन देखता था? तो उज्जैन। अगर उज्जैन नहीं होगा तो अवंती होगा। ये इसलिए है कि मालवा का जो उत्तरी क्षेत्र है उसे उज्जैन बोलते हैं, और जो दक्षिणी क्षेत्र है उसे अवंती बोलते हैं। तो यहाँ का ये क्या था? राज्यपाल था अपने पिता के समय, अशोक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक एग्जाम के दृष्टिकोण से।
अगर प्राचीन भारत का निचोड़ देखें ना, प्राचीन भारत का, तो प्राचीन भारत में 2-3 वंश ऐसे हैं जिनसे सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं। उसमें एक तो ये आ जाते हैं आपके मौर्य, उसके बाद नेक्स्ट कुषाण आ जाते हैं, फिर गुप्त आते हैं, सातवाहन और वर्धन। ये 4-5 वंश है, अगर सही से पढ़ लिया जाए ना तो पूरा प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या लिखा है। देखो, मास्की, गुजरा, नेतूर और उडे गोलम के लेख मतलब अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इनके नाम याद रखना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मास्की, गुजरा, नेतूर और उडेन गोलम। अब देख लेते हैं ये पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ पर है। अगर पूछा जाए मास्की कहाँ पर है? कर्नाटक, उसके बाद गुजरा मध्य प्रदेश, नेतूर कर्नाटक और उडेगोलम ये भी आपका कर्नाटक में है। बस आप ये याद रखना गुजरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, बाकी तीनों कहाँ पर आपके कर्नाटक में, जिस जगह से अशोक का नाम अशोक मिला है, क्योंकि अशोक का नाम अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग दिया गया है। तो अशोक का नाम अशोक कहाँ से मिला है? इन चारों अभिलेखों के नाम याद रखना, किस जगह है ये भी याद रखना। लूसेंट में आपको सब कुछ मिलेगा, बस आपको बारीकी से पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? आप देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्न वर्गों में बांटा गया या विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है? शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। अब देखो, इसके जो इतिहास की जानकारी मिलती है इन 3 चीज़ों से विशेष तौर से मिलती है। अगर पूछा जाए शिलालेख क्या होते हैं, तो शिलाएं होती है चट्टानें, जो चीज़ें या जो रूल चट्टानों पर लिख दिए जाते थे उसे क्या बोलते थे? शिलालेख। स्तंभलेख, कुछ जगह ऐसी होती थी जहाँ शिला या चट्टान या पहाड़ी नहीं होती थी, तो उस जगह कुछ खंबे लगा दिए जाते थे, उन खंभों को क्या बोला गया है? स्तंभलेख, अर्थात खंबे खड़े कर दिए गए हैं और उन पर अशोक के रूल लिख दिए जाते थे कि ये रूल है, इस क्षेत्र में इन्हें तोड़ने पर यह सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो शिलालेख ये याद रखना, स्तंभलेख खंबे और गुहालेख वो होते थे जो बिहार या जो घूमने वाले व्यक्ति होते थे, तब वो आके कहीं गुफाओं में बैठते थे प्राचीन समय में, तो उस गुफाओं पर अशोक के कुछ रूल लिखे हुए होते थे। तो ये तीनों चीज़ें हैं आपकी जो जानकारी देती है अशोक की, आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक व्यक्ति है D.R. भंडाकर जैसे इतिहासकारों ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। हाँ, अशोक की जो हमें जानकारी मिलती है सबसे पहले कहाँ से मिलती है? तो शिलालेखों से ही मिलती है, और अशोक ही भारतीय इतिहास का वो पहला राजा है जो हमें शिलालेखों से अवगत कराता है और जिसकी जानकारी हमें शिलालेखों से मिलती है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, देख लेते एक बार। देखो क्या दिया गया है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगल हल्ली से प्राप्त उभयदार मूर्ति शिल्प शिलालेखों में अशोक के प्रस्तर रूपी चित्र के साथ रणियों अशोक उल्लिखित किया गया है। अर्थात रणियों अशोक का अर्थ क्या है? राजा अशोक का उल्लेख मिलता है। तो रणियों अशोक शब्द ये कहाँ से मिलता है? तो याद रखना, कर्नाटक के गुलबर्ग के पास एक इसका उभरता हुआ मूर्तिकार दिखाया गया है जिसका नाम क्या है? कनगल हल्ली। नाम याद रखना, कर्नाटक में है। क्या बोला गया है यहाँ पर इसे? रणियों अशोक, और यहाँ पर इसकी जो दिया गया है इसका प्लस्तर रूपी अर्थात एक चित्र दिखाया गया है अशोक का। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट इधर का भी देखना है, जो इसके शिलालेख है ये तो मेन है, पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक जानकारी जो दी गई है। यहाँ तक से ये रणियों अशोक तक। उसके बाद आया नेक्स्ट भाब्रू या विराट भी बोलते हैं। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? तो कहना भाब्रू या विराट। अगर पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है तो बताना कर्नाटक में। अशोक का नाम अशोक कहाँ से मिलता है? तो गुजरा और मास्की जो अलग अलग क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश और कर्नाटक से प्राप्त हुई थी। अशोक का किस जगह से क्या नाम मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, तो भाब्रू याद रखना कहाँ पर है? राजस्थान में। आगे पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन बोला गया है, अर्थात पुराणों में अशोक का क्या नाम है? तो बताना अशोक वर्धन बोला गया है। नेक्स्ट, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद
लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है ये, पढ़ लेते हैं इसे विस्तार पूर्वक। देखो यहाँ पर ये चीज़ें याद रखना। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261, ये लगभग नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है जो एग्जाम में आती है, 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख से मिलता है। अब देखिए कितने वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद। कब? 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग की जो राजधानी थी तोसली थी। अगर राजा पूछा जाए कलिंग का राजा कौन था तो बताना नंदराज। क्लियर? जिस समय अशोक कलिंग आक्रमण करता है तो उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज, और राजधानी तोसली थी। ये अशोक के जीवन का सबसे क्रूर आक्रमण है और कलिंग आक्रमण अशोक का अंतिम आक्रमण भी है। इसके बाद अशोक कोई आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कलिंग आक्रमण के बाद अर्थात 261 ईसा बाद अशोक, याद रखना, कौन सा धर्म अपना लेगा? बौद्ध, जिसे क्या बोलते हैं कि अशोक धम्म की नीति अपना लेगा। बौद्ध धर्म में, बौद्ध भाषा में या बौद्ध में धर्म को धम्म बोला गया है। तो कलिंग आक्रमण के बाद अशोक कौन सी नीति अपना लेगा? तो पढ़ते हैं धम्म की नीति। जबकि पूछा जाए कि कलिंग आक्रमण से पहले अशोक क्या था तो बताना शैव मत का था। तो कलिंग आक्रमण से पहले अशोक शैव मत का था, कलिंग आक्रमण के बाद बौद्ध मत में चला जाता है, अर्थात धम्म की नीति अपना लेता है। कलिंग आक्रमण अशोक के जीवन का अंतिम आक्रमण है और ये इसका क्रूर आक्रमण भी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप विस्तार पूर्वक सही से देखना। राजा का नाम याद रखना, राजधानी याद रखना, धम्म की नीति। इससे पहले कौन से किस मत का था? तो शैव मत का था। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट कलिंग के समय। हाँ, एक चीज और याद रखना, कलिंग आक्रमण करने वाला अशोक मगध का पहला राजा नहीं है। इससे पहले कलिंग पर महापद्मनंद आक्रमण कर चुका है और यहाँ पर एक नहर भी बनवा चुका है। क्लियर? अगर पूछा जाए कलिंग पर आक्रमण करने वाले मगध का पहला राजा तो कहना महापद्मनंद। अगर कलिंग पर सबसे क्रूर आक्रमण है तब अशोक आएगा, और किसने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाया था तो भी अशोक आएगा, क्योंकि महापद्मनंद अपने साम्राज्य में नहीं मिलाता, ये सिर्फ आक्रमण करता है और उसे लूट लेता है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो कलिंग आक्रमण से जो जानकारी है आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे, एक बार देख लेते हैं जो इसके अभिलेख दिए गए हैं, जो हमने पीछे छोड़ दिए थे। क्या दिया गया है देखो एक बार। अशोक के मुख्य शिलालेखों का स्थान एवं संबंधी राज्य, सही, शिलालेखों का स्थान दे दिए और संबंधी राज्य दे दिए। कहाँ पर है? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा कहाँ से प्राप्त हुआ। अब देखो क्या क्या दे रखे, शाहबाजगढ़ी मनसेरा, शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान और मनसेरा हजारा ये भी पाकिस्तान। तो आप इतना याद रख लें, शाहबाजगढ़ी मनसेरा और एक नाम और आता है, नाम याद रखना लघमान। शाहबाजगढ़ी, मनसेरा और लघमान, तीन जो आपके इसके शिलालेख है कहाँ से प्राप्त हुए, तीनों बताना पाकिस्तान। नाम याद रखना लघमान, शाहबाजगढ़ी, मनसेरा, और इनकी अगर पूछा जाए लिपि क्या है तो बताना खरोष्टी। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कालसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, ये तो सभी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक हैं दोनों। उसके बाद नेक्स्ट धोली और जोगड़ कहाँ पर है आपके? उड़ीसा में, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट एरागुड़ी, उसके बाद राजुल, उसके बाद मंडगिरी, ये तीनों कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद सोपारा महाराष्ट्र, रूपनाथ और गुजरा दोनों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रूपनाथ और गुजरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, सासाराम बिहार, सभी को पता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आया भाबरुया विराट, भाबरुया विराट कहाँ पर है? राजस्थान। इसी में क्या था? अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बोला है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, देखिए मास्की, गोबीमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, और अगला क्या है? जंगटिंग रामेश्वरम। ये सब कहाँ से है? पुरुष। अगला क्या है? कनगल हल्ली। उसके बाद पालिक गुंडू, ये सारे कहाँ से है? कर्नाटक से।
कर्नाटक वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक बार बोल देता हूँ। पहला मास्की, उसके बाद अगला क्या है गोबीमठ, उसके बाद ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, उससे अगला क्या है जटिंग रामेश्वरम, कनगनहल्ली और पालिक गुंडू। ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? कर्नाटक से। उसके बाद नेक्स्ट अहरोरा, उत्तर प्रदेश से। ये जो इसके शिलालेख दिए गए हैं आपको याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं किस शिलालेख में क्या बोला है और कौन सा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति आ गए, कथन है इनका। व्यक्ति का नाम याद रखना, क्या नाम है? प्लिनी का कथन है कि, ये याद रखना, मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या टोलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। ये बात बिल्कुल सही है कि डायनोसियस किसके शासनकाल में आया था? तो अशोक। किसने भेजा था? फिलाडेल्फस ने। कहाँ का राजा था? मिस्र का। कहाँ भेजा था? पाटलिपुत्र। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज। उसके बाद इनके जो पिता थे बिंदुसार, उनके दरबार में डायमिकस, और अशोक के जो दरबार में आया तो याद रखना डायोनिसियस, या जो भी इसका नाम दिया गया है। उसके बाद देखो अब आगे जो पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से दिया गया है लूसेंट में अशोक के बारे में, क्योंकि अशोक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। तो याद रखना शिलालेखों की संख्या कितनी है, यहाँ पे लिखी गई है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है तो बताना 14। अगर पूछी जाए स्तंभ लेखों की संख्या तो 14 का आधा कर देना 7। स्तंभ लेख कितने हैं? 7। और आपके शिलालेख कितने हैं? 14। वही देखते हैं कि शिलालेख है और उसमें कुछ वर्णित विषय हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस शिलालेख में क्या बोला गया है। पहला शिलालेख है, इसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा की है और पहले शिलालेख में ये बोला है कि दुनिया के समस्त मनुष्य मेरे बच्चे हैं। दुनिया के समस्त मनुष्य मेरे बच्चे हैं किस शिलालेख में? तो कहना पहले, और पहले में क्या किया गया है? पशु बलि की निंदा की गई है। उसके बाद देखो नेक्स्ट दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। कौन से में? दूसरे में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तीसरे में क्या है। राजकीय अधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि वह हर पांचवें वर्ष के उपरांत जनता का दौरा करे। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। कौन से में? तीसरे में। तो याद रखना राजकीय अधिकारियों का आदेश किस में है? तो राजकीय अधिकारियों का आदेश है तीसरे में। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे। तीसरा हो जाता है, चौथे में देखते हैं। चौथे में इसमें बहरी घोष अर्थात बात जो है, बहरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। तो चौथे में बहरी घोष के स्थान पर धम घोष की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट पांचवें में क्या दिया गया है। पांचवें में इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। धर्म महामात्र जो धर्म के बारे में जानकारी देते थे उनकी नियुक्ति के बारे में दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट छठे में क्या है। इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठे में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। उसके बाद देखते हैं ना सातवां और आठवां, ये दोनों एक जगह जोड़ दिए गए हैं और इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या, इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। एग्जाम में पूछा गया है अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किसमें मिलता है, तो कहना 7-8 या ऐसे याद रखना 7-8 किलोमीटर की तीर्थ यात्रा की है। ये ट्रिक के आधार पर याद रखना, जबकि ऐसा नहीं है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 9वें में क्या बोला गया है। 9वें शिलालेख, इसमें सच्ची भीड़ तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचे, अर्थात राजा का ये कर्तव्य है कि उसके यहाँ की जनता प्रसन्न है और राजा जिनकी नियुक्ति करे उनका भी ये कर्तव्य है कि अपनी जनता को खुश रखे और उनके हित के बारे में सोचे। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11वां, इसमें क्या है, धम, ये पाली भाषा का शब्द है, इसका अर्थ धर्म होता है। धर्म की व्याख्या कौन से शिलालेख में है, तो कहना 11वें शिलालेख में। अब देख लेते हैं 12वां शिलालेख। इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है किसमें, आपका 12वां। उसके बाद नेक्स्ट 13वें में जो बोला गया है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन कहा गया है एवं
अशोक का कलिंग युद्ध अंतिम युद्ध है अशोक का। इसके बाद क्या होता है, अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो हृदय परिवर्तन की बात की गई है। और हृदय परिवर्तन होकर धम्म या बौद्ध धर्म की नीति अपना लेता है की बात कही गई है। देखो इसमें 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उनसे धर्म प्रचार के लिए भेजा गया है। आगे धर्म प्रचार के लिए भेजेगा अपने पुत्र और पुत्री को नेपाल, उसका तुर में, और आपके 30 से जिन व्यक्तियों को बाहर भेजेगा अशोक प्रचार के लिए। तो ये अशोक इसी में बोली गई है। वो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, अगला कौन सा है, 14वां। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। कौन से में, 14वें शिलालेख में। अब देखिए जो महत्वपूर्ण ज़्यादा है, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए एक तो 13वां कलिंग आक्रमण और हृदय परिवर्तन सबसे बड़ा कार्य था क्योंकि सबसे क्रूर था अशोक। उसके बाद 12वां कोई इंपॉर्टेंट है, 11वां धम्म की व्याख्या, 10वां आदेश दिए गए हैं, 7वें 8वें में तीर्थ यात्रा का है जो कि तीर्थ यात्रा बोध गया की भी करता है, और अशोक जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ की भी यात्रा करता है, नेपाल भी जाता है। छठा, उसके बाद नेक्स्ट, पहला तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है पशु बलि की निंदा, और बोला गया है सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो ये जो चीज़ें दी गई हैं इसके शिलालेखों में एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं उसके बाद की चीज़ें। 13वें में कलिंग आक्रमण का वर्णन है और अपना हृदय परिवर्तन की बात है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कलिंग आक्रमण के बाद अशोक के जीवन में एक व्यक्ति होता है जो अशोक का भतीजा होता है। उनके गुरु होते हैं, एक अशोक के भतीजे के गुरु होते हैं जिनका क्या नाम है, उपगुप्त। कलिंग आक्रमण के बाद की बात है ये। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, और इन्हीं के सुझाव के बाद अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। किसकी शिक्षा के बाद, क्या ना, उपगुप्त। उपगुप्त कौन था, तो अशोक का जो भतीजा था जिसका नाम है निर्ग्रोध, उसका गुरु भी कौन था, तो क्या ना, उपगुप्त, और अशोक का भी कौन बनेगा, तो क्या ना, उपगुप्त। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो ये यहाँ पे दिया गया है भतीजे का नाम, अभी देखते हैं। देखो अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। इससे पता नहीं चलता वो था। कलिंग आक्रमण से पहले अशोक किस मत का था, वो कहना शैव मत का अनुयायी था। अगला देखो, इसके भतीजे का नाम है निग्रोध। के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब देखिए सिस्टम क्या है, जिस समय अशोक कलिंग आक्रमण करता है तो कलिंग आक्रमण करने के बाद अशोक तो वापस आ जाता है अपना मगध, लेकिन इसका जो भतीजा था ये आपका कलिंग चला जाता है, और अशोक ने जितने भी व्यक्ति मारे थे या जिनके अंदर शरीर में जान थी उनकी ये सेवा में लग जाता है। अशोक का भतीजा, अशोक को पता चलता तो अशोक इसे बुला लेता अपने पास कि आपको पता नहीं हम यहाँ क्रूर आक्रमण करके आए, आप यहाँ क्यों गए। तो ये बताता कि चाचा ये तो मेरा धर्म है, कि तुम्हें कितने दी ऐसी शिक्षा, तो तब बताता मेरे गुरु हैं उपगुप्त। तो तब अशोक कहता कि अपने गुरु को बुलाओ। तो तब उपगुप्त अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं और सही मार्ग देते हैं। तब अशोक युद्ध की नीति तो त्याग देता है और इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, पूरी तरह से धर्म की नीति को अपना लेता है। उसके बाद इससे पहले एक चीज़ और याद रखना, कल्हड़ है ये व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति है, भारतीय इतिहास के पिता बोले गए हैं। आपको ये बताना है कि कल्हड़ किन के दरबार में रहते थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद मैं बता देता हूँ, इनकी पुस्तक है राजतरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखती है, और ये आपकी संस्कृत भाषा में। आपको ये बताना है कि कल्हड़ किसके दरबार में रहते थे। क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब आगे जो दिया गया है अहरोरा लेख है। अहरोरा पता है आपका, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। इसमें देखते हैं अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हाँ पता है, मैं व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, इससे पहले शैव मत का था। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद बोध गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया। 10वें वर्ष बोध गया गया। 12वें वर्ष कहाँ गया, तो याद रखना निगली सागर गया था। कौन से वर्ष, 12वें। उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी अर्थात नेपाल की यात्रा की थी। तो अशोक ने कहाँ कहाँ की यात्रा की है, तो 2 यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 10वें वर्ष बोध गया जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, और अपना 20वें वर्ष लुम्बिनी नेपाल में
वो लुम्बिनी में एक सबसे छोटा अभिलेख है जिसका नाम क्या है आपका, रुमनदेई। तो ये पूछा जाता है रुमनदेई अभिलेख कहाँ पर है, तो कहना नेपाल में है और ये लुम्बिनी में है। और लुम्बिनी एकमात्र अशोक के समय ऐसा क्षेत्र है जो कर मुक्त है, अर्थात अशोक ने किस क्षेत्र से कर नहीं लिया, तो कहना जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल वाले क्षेत्र से। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि अशोक ने इस क्षेत्र से कर नहीं लिया, तो कहना रुमनदेई अभिलेख से मिलती है। क्लियर है, ये सबसे छोटा अभिलेख भी है रुमनदेई अभिलेख। याद रखना क्योंकि अशोक के बारे में जो भी पूछे जाते हैं अभिलेखों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कभी ये पूछा जाए विश्व का पहला अभिलेख कौन सा है, तो आपको पता है बोगज कोई अभिलेख, जो कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये तुर्की से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है, तुर्की। और उसके बाद भारत में बात करेंगे तो हमें अभिलेखों से अवगत कराने वाला राजा अशोक था। तो ये याद रखना, 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी, और लुम्बिनी कर मुक्त था। अब देखो मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी। उत्तर मौर्य की जो राजधानी थी, उत्तरी प्रांत या उत्तरापद तक्षशिला थी, अवंती उज्जैन, कलिंग की तोसली, उसके बाद दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, और उसके बाद प्राची की पाटलिपुत्र। ये इनके समय की राजधानी है। आप एक बार नजर मार लेना, देख लेना इन्हें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के, तो जिनके संस्थापक मकली गोसाल थे। देखो अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बरार की पहाड़ी, बरार जो आपका बिहार में, बरार की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिनका नाम कर्ज, चोपड़ा, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी है। कहाँ पर है ये, तो कहना बिहार में, एग्जाम में पूछी जाती है। उसका देखो, अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख है तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों में ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो ये याद रखना, बरार की गुफा पूछी जाती है, कहाँ पर है, कहना बिहार में। इसमें गुफा बनाई गई है, तो चारों गुफाओं का नाम याद रखना, कर्जा, चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। जबकि इनके पुत्र द्वारा आजीवकों के लिए एक गुफा दी गई थी जिसका नाम क्या है, नागार्जुन। क्लियर है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, अशोक के 7वें स्तंभ लेख से मिलती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो चीजें दी गई हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा, श्रीलंका। क्योंकि बौद्ध धर्म अशोक के समय सबसे बड़ा धर्म है और प्रचार, सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार किसके द्वारा किया गया, अशोक के द्वारा ही किया गया है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र, नाम याद रखना पूछा था, महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अब देखिए यहाँ पर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और किसे किसे कहाँ भेजा है, तो एक व्यक्ति का नाम आता है अंत्योक। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए अंत्योक किसे भेजा था, तो अंत्योक को कहाँ भेजा था, तो याद रखना सीरिया। उसके बाद एक व्यक्ति और पूछा जाता है तुर्मे। अशोक ने तुर्मे को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो कहना मिस्र भेजा था। जबकि अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था, श्रीलंका। ये अशोक के बारे में पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को प्रचार के लिए कहाँ भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के समय बौद्ध की या बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी समिति हुई है, सबसे बड़ी मीटिंग हुई है, तीसरी मीटिंग हुई थी। तो बौद्ध धर्म की तीसरी मीटिंग किसके शासनकाल में हुई थी, तो उसका राजा क्या था आपका, अशोक। और उससे पहले जो अलग की चीजें वो आप याद रखना कि हुई कहाँ पर थी, तो पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म की तीसरी सभा कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र, और नाम आता है इनका तिस या मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र। किसके समय हुई थी, अशोक के समय हुई थी। और बौद्ध धर्म की पूछा जाए सबसे बड़ी जो समिति या बैठक हुई थी तो किस राजा के समय हुई थी, अशोक के समय। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसने किया, वो भी आपका अशोक। कितने स्तूप बनाए थे, तो कहना 84,000 स्तूप बनवाए थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। भारत में शिलालेखों
भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया। हमें पता है कि अभिलेखों से अवगत कराने वाला भारत का पहला राजा अशोक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक कितनी हो गई? टोटल 4। एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ। कितनी लिपि है? 4 लिपि है। अब देख लेते हैं इनमें जो 4 लिपियों के बारे में चीजें बांटी गई हैं। देखिए, ग्रीक और अरमाइक लिपि जो अभी किस अभिलेख से प्राप्त हुई है? वो अभी अफगानिस्तान से प्राप्त होती है। देखो दोबारा देखो, ग्रीक एवं अरमाइक जो लिपि है वो अभिलेख अफगानिस्तान से। और अगर पूछा जाए अभिलेख का नाम बताओ इसके, तो बताना, नाम याद रखना, सार ए कुना एक अभिलेख है। सार ए कुना एक अभिलेख है जो कहाँ से प्राप्त होता है? आपका अफगानिस्तान से। ये एक अभिलेख है जो 2 लिपियों में, सारे कुना एक अभिलेख है जो 2 लिपियों में। 2 लिपि कौन कौन सी है? तो याद रखना, एक तो ग्रीक है और एक अरमाइक। ग्रीक और अरमाइक जो लिपि है उनसे प्राप्त हुआ हमारा अभिलेख कौन सा? कहना सारे कुना। कहाँ से प्राप्त होता? अफगानिस्तान से। समझ जाना। अब इस अलग कीजिए को, पाकिस्तान से जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए उनकी सबकी भाषा क्या है? खरोष्टी। पाकिस्तान में जैसे शहबाजगढ़ी, मनसिरा, उनकी क्या है आपकी लिपि? खरोष्टी। अफगानिस्तान से सारे गुना ग्रीक। भारत में जितने भी प्राप्त हुए हैं सबकी क्या है? ब्राह्मी। तो ये जो अशोक की 4 लिपि है मैंने अलग अलग बांट दी है, आप अपना समझ जाना। क्लियर है? अफगानिस्तान से ग्रीक, अरमाइक, और अगर अभिलेख पूछा जाए तो सारे कुना। पाकिस्तान से शहबाजगढ़ी, मनसेरा और लगमान। अगर लिपि पूछी जाए खरोष्टी। अगर बात करेंगे पूरे भारत की तो क्या देना? ब्राह्मी। ये लिपि थी अशोक के समय की। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इससे अलग जो दिया गया है, देखो, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि के अभिलेख शहबाजगढ़ी, मनसेरा और एक और है लगमान। खरोष्टी लिपि के अभिलेख शहबाजगढ़ी, मनसेरा, लगमान पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के जो अवशेष मिले हैं वो आप याद रखना कि अशोक के जो अभिलेख भारत में मिले हैं उसकी लिपि क्या थी? तो क्या देना अपना? ब्राह्मी लिपि थी। क्लियर? अब देखो नोट में एक चीज लिखा है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, कोई परेशानी नहीं है, हमें पता है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सही है? पहला शिलालेख, चट्टानों वाला, स्तंभ लेख जो खंबे बनाए जाते थे, रूल लिखे जाते थे, गुहा लेख जो गुफा में होते थे। और गुहा लेखों की सर्वाधिक संख्या अगर पूछी जाए कहाँ है तो बताना, बिहार में। गुहा लेखों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो क्या ना, बिहार में। अब देखते हैं नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों की खोज। अशोक के शिलालेखों की खोज 750 ईस्वी में पी पैंथलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता 1833 में मिली, जिसे पढ़ने वाले व्यक्ति क्या थे? जेम्स प्रिंसेप। अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए खोज कब की गई थी? 1850 टी पैंथलर द्वारा। पढ़े किसके द्वारा गए हैं? 1837 जेम्स प्रिंसेप। दोनों क्वेश्चन आते हैं, खोज किसके द्वारा की गई है, पढ़े किसके द्वारा गए हैं। और टोटल शिलालेखों की संख्या 14। और अगर पूछा जाए यहाँ पे दे रखा स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। भारत में है तो ब्राह्मी लिपि में है। आगे दिए गए हैं, यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दे रखा है पहला प्रयाग स्तंभ लेख। ये पहले कौशाम्बी में थे, और प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा गया था। यह पहले रानी का अभिलेख कहा जाता है। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर इलाहाबाद के किले में लेकर आया था, या अकबर ने इलाहाबाद के किले में इसे स्थापित किया था, कौशाम्बी स्तंभ लेख को। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, दिल्ली और टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। अगर पूछा जाए टोपरा कहाँ है तो बताना, ये आपका हरियाणा में है। टोपरा कहाँ है? हरियाणा में। उसके बाद दिल्ली, मेरठ। पहले मेरठ में स्थित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया है। क्लियर है? तो ये हमारे स्तंभ लेख हैं अशोक के।
अभी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ये बहुत लंबी हो गई है, अगली क्लास में अशोक को कंप्लीट कर लेंगे। आप जुड़े रहो, पूरा कंप्लीट करा देंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं जो लूसेंट में छोड़ दिया जाए।